तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों पाठशाला एडुहब के इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे पार्ट के बारे में, यानी कि पार्ट 2 के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1912 से लेकर 1919 तक। मैंने पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें 1905 से लेकर मैंने 1911 तक मतलब डिस्कस किया है। और आप देख सकते हैं कि उस पूरे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है बंगाल का विभाजन, सूरत स्प्लिट के बारे में डिस्कस किया गया है, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से लेके उसकी आइडियोलॉजी तक, 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म और 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, तो मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। और मेरे पूरे वीडियो सेशन को जो है कि आप ज़रूर देखें। ये पूरा नेशनलिज्म ऑफ इंडिया जो है ये हम लोग कवर करेंगे तकरीबन 10 से 11 वीडियो में। और इस टोटल 10 से 11 वीडियो में हम लोग 1905 से शुरू करेंगे और 1947 तक चलेंगे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के अंदर होने वाले सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जितने भी प्लान्स थे, जितने भी एक्ट्स थे, हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन जो है कि ज़रूर मिलती रहे हमारे चैनल के बारे में, जो नए वीडियोज़ आ रहे हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो दिल्ली कंस्पिरेसी केस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और हम लोग जाएंगे कहाँ तक, तो रॉलेट एक्ट 1919 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होगा और उसके बाद की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, तो दिल्ली कंस्पिरेसी केस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए 23 दिसंबर 1912। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 ये वो समय है जब भारत के जो वाइसरॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर क्या किया जाता है, बम से हमला किया जाता है। इस पहले पॉइंट को दोस्तों देखिएगा। ठीक है, कि 23 दिसंबर 1912 को क्या होता है, तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम से हमला कर दिया जाता है। जब लॉर्ड हार्डिंग का जो काफिला था वो चांदनी चौक दिल्ली से होकर के गुजर रहा था, तब उनके ऊपर बम से हमला कर दिया जाता है। और हमला जो है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये हमला किया जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस का जो सीधा संबंध था वो एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से था, जिस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो अनुशीलन समिति के साथ जो है वो रास बिहारी बोस का जो है कि सीधा लेना देना था, सीधा रिलेशन था। ठीक है, अब देखिए कि ये जो हमला होता है वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, तो इसमें होता क्या है, हमला काफ़ी ज़ोरदार रहता है। तो जिस हाथी के ऊपर वो सवार रहते हैं, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जिस हाथी के ऊपर सवार रहते हैं, इस बम धमाके में उस हाथी की मौत हो जाती है। और हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है उसकी मौत हो जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि लॉर्ड हार्डिंग को भी काफ़ी चोटें आती हैं, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो है वो सही सलामत जो है बच जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रास बिहारी बोस को जो है वो तकरीबन 3 साल तक, ठीक है, रास बिहारी बोस को ब्रिटिश सरकार जो है वो रास बिहारी बोस के नाम पर वारंट निकालती है। और रास बिहारी बोस को 3 साल यानी कि 3 इयर्स तक कंटिन्यूसली जो है वो ढूंढा जाता है, लेकिन रास बिहारी बोस जो है वो नहीं मिलते हैं। और फाइनली 1916 में दोस्तों, 1916 में रास बिहारी बोस जो है वो भारत से यहाँ से भाग जाते हैं, मतलब छिपकर यहाँ से भाग जाते हैं 1916 में। और भाग करके कहाँ चले जाते हैं, तो भाग करके ये चले जाते हैं जापान। ठीक है, रास बिहारी बोस जो है इनका नाम एक और रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जिसका नाम था गदर पार्टी, शायद आपको पता होगा, इस गदर पार्टी के साथ भी जो है कि रास बिहारी बोस का जो है नाम जुड़ता है। ये जो दिल्ली कंस्पिरेसी केस है या दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस, आप इसे जो भी बोलें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे कंस्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस का ही मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रास बिहारी बोस का ही नाम आता है। रास बिहारी बोस के साथ साथ जो है बसंत कुमार बिश्वास, अमरचंद, अवध बिहारी, ठीक है, इन 3 और लोगों का जो है नाम जुड़ता है इस दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस में। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो लेकिन रास बिहारी बोस तो भाग जाते हैं जापान 1916 में, लेकिन बाकी बचे हुए ये जो 3 लोग हैं, यानी कि बसंत कुमार बिश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी,
इनको दोषी ठहराया जाता है और इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, अब अपने लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं इस स्लाइड में। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि दिल्ली कंस्पिरेसी केस को हम दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस के भी नाम से जानते हैं या नहीं, तो इसे हम हार्डिंग बॉम्ब केस के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। किसने किया था? तो मुख्य अभियुक्त थे इसमें रास बिहारी बोस। क्या हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था और फिर रास बिहारी बोस 1916 में जापान भाग जाते हैं। इस पूरे स्लाइड में हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया, समझा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब हम जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। और इस स्लाइड में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे होम रूल लीग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे होम रूल लीग के बारे में और गदर पार्टी के बारे में, जिसका नाम अभी मैंने कुछ देर पहले लिया था। तो देखिए, ये होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग 1915-1916 में जो है कि ये शुरू की गई थी हमारे भारत में। और होम रूल लीग का जब नाम आता है तो 3 लीडर्स का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना चाहिए वो था एनी बेसेंट का, दूसरा नाम याद रखना चाहिए सुब्रमण्यम अय्यर का, और तीसरा जो नाम याद रखना चाहिए दोस्तों वो था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, अब देखिए, मैं और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हालांकि इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी एनी बेसेंट का नाम आता है, जब कभी भी एनी बेसेंट का नाम आता है तो हम हमेशा याद करते हैं किसे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को। बिल्कुल सही है कि एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई ज़रूर थी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें उससे एनी बेसेंट का कोई लेना देना नहीं था। जुड़ी ज़रूर थी बट उसके फॉर्मेशन से लेना देना नहीं था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो हम लोग तुरंत एनी बेसेंट देखते हैं और वहाँ पर हम लोग टिक लगा लेते हैं। नहीं, एनी बेसेंट वॉज एसोसिएटेड विथ थियोसॉफिकल सोसाइटी बट शी डिडंट फाउंडेड इट। उसने, एनी बेसेंट ने उसकी स्थापना नहीं की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, मैडम व्लादिवस्की और कर्नल ऑलकट ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, ये जो है शुरू करते हैं होम रूल लीग। ठीक है, और इससे सपोर्ट और कौन करते हैं? तो इसे सपोर्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बेसिकली देखिए दोस्तों कि ये होम रूल लीग क्या था। तो ये होम रूल लीग जो था ये लोगों को बताने का एक तरीका था। ठीक है, यानी कि भारत में अगर सेल्फ रूल आता है, यानी कि भारत में अगर सेल्फ रूल आता है, होम रूल आता है, ठीक है, तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर 1914, अब देखिए जब होम रूल स्टार्ट हुआ था, जब होम रूल चल रहा था हमारे भारत में, तो 1914 से लेकर के 1918, ठीक है, ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो यहाँ पर हमारे भारत में होम रूल लीग चल रहा था और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूरोप जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ठीक है, तो अब देखिए होम रूल लीग बेसिकली क्या था? तो होम रूल लीग एक इंटेंस प्रोपेगेंडा था। गवर्नमेंट के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि हमें क्या क्या, कौन कौन सी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखनी है, जिसे गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। और पोस्ट वॉर, यानी कि वॉर ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट को हमें होम रूल यानी कि सेल्फ रूल का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट को हमें देना ही पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर के था होम रूल। अब देखिए, ये वही होम रूल है, ठीक है, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपना एक बड़ा ही फेमस नारा देते हैं। आपने सुना होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, या स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, तो ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, होम रूल इज़ माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए थे इसी होम रूल लीग के टाइम में। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं गदर पार्टी के बारे में। ठीक है, तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना होती है, गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, लेकिन ये गदर पार्टी एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, एक क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर नहीं होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में। समझ में आ रहा है? कब होता है? तो 1913 में होता है। और बेसिकली गदर पार्टी का जो ओरिजिनल नेम था
जो एक्चुअल नाम था वो गदर पार्टी नहीं था। बेसिकली इस गदर पार्टी का नाम था दोस्तों पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। याद रखिएगा, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिसके जो फाउंडर थे वो थे लाला हरदयाल, और इसके फाउंडर के साथ साथ जो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भखना। याद रखिएगा कि 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन होता है और इसका एक्चुअल नाम क्या रहता है, तो पैसिफिक कोस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन, और इसके फाउंडर होते हैं लाला हरदयाल और इसके प्रेसिडेंट होते हैं सोहन सिंह भखना। ये जो पार्टी होती है ये एक्टिव कहाँ पे होती है, तो हमारे भारत के अंदर नहीं होती है, ये ज़्यादातर एक्टिव होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। और इसी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम बाद में जाकर के क्या पड़ जाता है दोस्तों, तो इसका नाम पड़ जाता है बाद में जाके गदर पार्टी। और मैंने यहाँ पर और भी एक चीज़ लिखा है कि इस गदर पार्टी का जो डिसोल्यूशन होता है, ये गदर पार्टी जो है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है 1948 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिंदू होम रूल लीग और गदर पार्टी को लेकर। चलिए हम लोग अब अपने अगले स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए कि इस स्लाइड में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोग अभी गांधीयन एरा नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए गांधी जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। गांधीयन एरा को लेकर के मैंने कुछ अलग स्लाइड्स बनाए हुए हैं, उसके लिए कुछ अलग लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं 1905 से लेके 1947 तक, तो बीच में यहाँ पर गांधी जी का भी अराइवल होता है, तो यहाँ पर हम इसे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए अराइवल ऑफ गांधी, ठीक है। गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं। कब जाते हैं भारत से साउथ अफ्रीका, शायद आप लोगों को पता होगा 1893 में जाते हैं, ठीक है। 1893 में जो है गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से वापस जो है गांधी जी फिर भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। जब गांधी जी वापस लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, या आप वाइसरॉय कह लें, आपको जो कहना कह सकते हैं, वो होते हैं चार्ल्स हार्डिंग या लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। वो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए कि गांधी जी जो है वो 1893 में जाते हैं साउथ अफ्रीका और वापस लौटते हैं भारत 9 जनवरी 1915 को। आपको शायद पता होगा कि 2003 से फ्रॉम 2003, ठीक है, हम लोग हर साल जो है 9 जनवरी को, ठीक है, हम लोग हर साल 9 जनवरी को जो है वो NRI डे मनाते हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। आपको पता होगा कि 9 जनवरी को हर साल हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, तो ये प्रथा हमने शुरू की 2003 से, जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस हमारे देश भारत लौटे थे, इस वजह से हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब देखिए गांधी जी जब भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो क्या गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी का भी कोई स्टैंड रहता है? नहीं। देखिए गांधी जी जो है, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, ठीक है, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे उनका नाम था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का एक सजेशन आता है गांधी जी को, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे, उनका सजेशन आता है गांधी जी को कि आप 1 साल तक, ठीक है, आप 1 साल तक भारत के पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन शो ना करें, बल्कि 1 साल तक आप क्या करें, तो भारत के सोशल कंडीशन, यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन, किस तरह से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी काम कर रही है, हम लोग जो है वो किस लेवल पर तैयार है एक रिवॉल्यूशन के लिए, लोगों में जो है एक मतलब कि किस लेवल पर लोग जो है वो अवेयर है सिचुएशन से, मतलब कि लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जा सके, भारत के सोशल कंडीशन को आप समझें। मतलब 1 साल तक जो है वो आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने कहा गांधी जी से, तो ऐसा कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल मेंटर माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी ने भी 1 साल तक कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन शो नहीं किया। अब देखिए तीसरे पॉइंट में कि एक्टिव पार्टिसिपेशन तो शो नहीं किया गांधी जी ने, लेकिन
1915 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था मुंबई में, ठीक है, और 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन यानी कि जो सेशन हुआ था लखनऊ में, इन दोनों सेशन में जो है कि गांधी जी प्रेजेंट ज़रूर थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है? कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे 1916 के लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौते के बारे में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो किस तरह से, ठीक है, वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के परिचायक बने, यानी कि किस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लखनऊ पैक्ट में अपना अहम योगदान जो है वो दिया, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि 1916 आते आते, ठीक है, 1916 आते आते जो है गोपाल कृष्ण गोखले वो मात्र 49 वर्ष की आयु में, 49 वर्ष की आयु में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और इसी स्लाइड में हम लोगों को और एक पॉइंट यहाँ पर देखना है कि गांधी जी जब भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो एक साल तक गांधी जी तो बिल्कुल चुप बैठते हैं, सारे सिचुएशन को वो पढ़ते हैं, समझते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिलता है, वो मुंबई और लखनऊ के सेशन को अटेंड करते हैं, बट कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, और उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का डेथ भी हो जाता है 49 ईयर्स के एज में। और इसी स्लाइड में और एक पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि गांधी जी जो है वो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना भी करते हैं 1916 में। ये वही साबरमती आश्रम है जो आने वाले समय में यानी कि फ्रॉम 1916 टू 1947 जब आप देखेंगे तो ये साबरमती आश्रम पूरे इंडियन रिवॉल्यूशन का केंद्र बनेगा, ठीक है। आप जब गांधीयन एरा भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साबरमती आश्रम जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि आप अगर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी देख लें तो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तट के तरफ, यानी कि साबरमती आश्रम आपको इम्पॉर्टेंट नज़र आने वाला है आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे लखनऊ सेशन के बारे में जो हुआ था 1916। लेकिन लखनऊ सेशन को पढ़ने से पहले मैं एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको याद दिलाना चाहूँगा सूरत स्प्लिट के बारे में, ठीक है, जो कब हुआ था। तो हुआ था दोस्तों 1907 में। अगर आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। सिर्फ ये नहीं कि सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों हुआ था और इसके परिणाम क्या क्या निकले, ठीक है। तो मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था दोस्तों। तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होने चाहिए वो प्रेसिडेंट होने चाहिए रास बिहारी बोस, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे कांग्रेस के, उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कोई और होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर एक टसल क्रिएट हो गया, एक टसल जनरेट हो गया, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में एक खाई उत्पन्न हो गई, एक रिफ्ट उत्पन्न हो गई, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। अब कांग्रेस जो है कि वो 2 फाड़ में बट चुकी थी। अब देखिए 1916 का ये जो लखनऊ अधिवेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ। तो देखिए लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1907 के बाद, ठीक है, 1907 के बाद ये पहला मौका था, ठीक है, ये पहला मौका था जब अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है, जिन्हें हम मॉडरेट्स भी कहते थे, रेडिकल नेशनलिस्ट या जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते थे, और मुस्लिम लीग, इन तीनों मतलब अलग अलग वर्ग के जो नेता थे, ये तीनों अलग अलग वर्ग के जो नेता थे, ये कम्प्लीटली एक मंच पर अब आए थे मतलब, ठीक है। तो देखिए ये लखनऊ सेशन जो है, अभी पता चलेगा लखनऊ सेशन की जो अध्यक्षता की थी ये किसने की थी दोस्तों। तो देखिए लखनऊ सेशन की अध्यक्षता की थी 1916 में कांग्रेस के एक बड़े फेमस लीडर थे जिनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा कि लखनऊ सेशन में कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। इस सेशन में क्या हुआ था? तो इस सेशन में जितने भी मॉडरेट लीडर थे और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं लगभग 10 सालों के बाद, ठीक है। किनके कारण? तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर याद रखिएगा नाम एनी बेसेंट का।
यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा बहुत एफर्ट्स लगाए गए थे, तब जाकर के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कांग्रेस का जो दो अलग अलग पोर्शंस था, वो दोनों अलग अलग पोर्शंस एक साथ शामिल होता है, एक साथ आता है। ठीक है, आप अगर तीसरे पॉइंट को देखिए, ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि अंबिका चरण मजूमदार का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है इस लखनऊ सेशन में। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सूरत में दफन हो गई थी, इफ द कांग्रेस वॉज बरीड एट सूरत, ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट्स को आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए अच्छे से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ द कांग्रेस वॉज बरीड एट सूरत, कि कांग्रेस जो है अगर उसे दफन कर दिया गया था सूरत में, तो कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ है कहाँ पर, तो लखनऊ में इसका पुनर्जन्म हुआ है। लखनऊ में नहीं बल्कि वाजिद अली शाह के गार्डन में जो है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा कहना था कांग्रेस के जो 1916 के लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे, दैट इज अंबिका चरण मजूमदार का। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल जितने भी नेता यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे लखनऊ सेशन में, वो काफ़ी खुश थे, यानी कि 10 साल के बाद जो है कांग्रेस का अलग अलग पार्ट, अलग अलग पोर्शंस जो है वो सबका सब फिर से एक साथ जो है वो जमा था एक ही जगह पे। ठीक है, ये लखनऊ सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसका फॉर्मेशन होता है 1906 में ढाका में। ठीक है, नवाब विकर उल मुल्क, ठीक है, इसके बहुत बड़े नेता होते हैं, आगा खान और सलीमुल्लाह का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ज़रूर देखिएगा पिछले वीडियो को। तो देखिए कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, इन दोनों के बीच भी क्या होता है, एक ऐतिहासिक पैक्ट यानी कि एक ऐतिहासिक समझौता होता है इस लखनऊ सेशन में। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और अब इस लास्ट पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर आते हैं इस स्लाइड में लखनऊ पैक्ट को हम एक ऐसे समझौते के तौर पे भी देख सकते हैं जहाँ पर हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी देख सकते हैं, जहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो दिखता है। और सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आपको पता होगा। ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने इस पूरे अधिवेशन को यहाँ तक कह दिया, ठीक है, यहाँ तक इस अधिवेशन में यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, तो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने वाले जो सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, ठीक है, जो राजदूत हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस पूरे स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन। लखनऊ सेशन कब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1916 में। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इस लखनऊ सेशन में क्या होता है कि कांग्रेस के जो दो ग्रुप्स होते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों एक ही मंच पे आते हैं। किनके कारण, तो बहुत बड़ा एफर्ट होता है यहाँ पर एनी बेसेंट का। ठीक है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, उनका क्या कहना है कि कांग्रेस जो है वो सूरत अधिवेशन में दफन हो गई थी, लेकिन वाजिद अली शाह के गार्डन में, उनके बगीचे में जो है कि फिर से कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ है। कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है कि एक ऐतिहासिक समझौता होता है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक परिचायक है। और सरोजनी नायडू के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक एम्बेसडर हैं। लेकिन दोस्तों ये भी एक सच्चाई है कि ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाती है। और आप आगे अगले स्लाइड्स में, अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो कितनी बड़ी अवसरवादी पार्टी थी। ठीक है, यानी कि अवसरवादिता जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो आने वाले सालों में दिखाया जाता है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में, ठीक है, अब इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि गांधी जी जो थे अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरते हैं, अब वो अपने सत्याग्रह को अंजाम देते हैं। और उनके सत्याग्रह का जो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, यानी कि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, वो किया गया था बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 1917 में, ठीक है, 1917 में क्या होता है कि इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के, यानी कि जो नील की खेती है
उसको लेकर के एक टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जितने भी यूरोपियन प्लांटर्स थे उनका मानना था, उनका कहना था, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू तीन सिस्टम मतलब आपके पास जितनी ज़मीन है, आपके पास ज़मीन के जितने भी बड़े बड़े एरियाज़ हैं, ठीक है, उसके 3/20 यानी कि टोटल लैंड एरिया का 3/20 जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंडिगो प्लांटेशन करना ही करना है। अब देखिए, इंडिगो प्लांटेशन करने में कोई बुराई नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि लैंड की जो फर्टिलिटी होती थी, यानी कि जो लैंड फर्टाइल होता था उसकी भी फर्टिलिटी क्या होती थी, लूज हो जाती थी, उसका भी फर्टिलिटी क्या होता था, वो ख़त्म हो जाता था। तो आने वाले समय में मान लेते हैं कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एरिया भी है, बहुत ज़्यादा लैंड भी है, ठीक है, लेकिन हम उस पूरे लैंड एरिया के 3/20 पर अगर हम इंडिगो प्लांटेशन भी कर देते हैं तो वो लैंड का एरिया तो कुछ दिनों तक बेकार हो गया। हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कोई दूसरा क्रॉप लगा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम दूसरा क्रॉप वहाँ पर नहीं लगाते हैं तो क्या उस लैंड को लेकर के टैक्सेशन माफ़ कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा? बिल्कुल नहीं। मतलब ब्रिटिशर्स को टैक्सेशन भी चाहिए, उनको लैंड रिवेन्यू का भी अच्छा खासा हिस्सा चाहिए हमसे, और दूसरी चीज़ ये भी है कि उनके द्वारा बताए गए प्लांटेशन को ही हम वहाँ पर लगाएं। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो चंपारण में, ठीक है, चंपारण में क्या होता है, तो चंपारण में इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ जो है वो लोग जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं, ठीक है, कि हम जो है इस 3 कठिया सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम लगाएंगे ज़रूर, बट जो हमारी मर्ज़ी होगी हम वही क्रॉप लगाएंगे, हम किसी की सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि राजेंद्र प्रसाद, जब कभी भी चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सीधा हम लोग नाम याद रख लेते हैं कि महात्मा गांधी वहाँ पर आए थे। तो देखिए, महात्मा गांधी अकेले नहीं आए थे, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ साथ क्या थे, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे, वहाँ पर मजहरुल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई जो है, ये सब लोग मिलकर के जो है वो चंपारण पहुँचते हैं दोस्तों 1917 में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम को लेकर के अंग्रेज़ी सरकार की काफ़ी फजीहत होती है। यहाँ पर जो है कि सरकार के खिलाफ क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होता है। मैं विरोध प्रदर्शन बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी सत्याग्रह नहीं बोला है, ठीक है। सत्याग्रह का जो इस्तेमाल होगा वो इलाहाबाद कॉटन मिल वर्कर वाले स्लाइड में होगा। अभी मैंने सत्याग्रह नहीं बोला है, मैंने बोला है विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी का जो पार्टिसिपेशन रहा वो काफ़ी एक्टिव रहा। उनके द्वारा किए गए जो विरोध प्रदर्शन थे उनका काफ़ी खासा असर रहा ब्रिटिश सरकार के ऊपर, और ब्रिटिश सरकार जो थी उसे फाइनली झुकना पड़ा और इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के बाद को वापस लेना पड़ा, यानी कि गांधी जी यहाँ पर विजयी हुए, ठीक है। गांधी जी विजयी हुए और चंपारण के जितने भी लोग थे वो विजयी हुए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, और आते हैं हम लोग अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर के स्ट्राइक के ऊपर, ठीक। तो ये जो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर वाला जो स्ट्राइक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा मूवमेंट था, लेकिन और ये हुआ कब था दोस्तों? तो 1918 में हुआ था, ठीक है, एकदम याद रखिएगा डेट। और दूसरा मूवमेंट था, और खासियत क्या थी इस मूवमेंट की? ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला कि फर्स्ट मूवमेंट क्या था, वो चंपारण था, बट फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कौन था? तो वो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर का स्ट्राइक था। यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह को लेकर के अपना जो पहला प्रयोग किया था वो प्रयोग जो है वो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर वाले स्ट्राइक में ही किया था। और यही वो पहला स्ट्राइक था दोस्तों जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक यानी कि आमरण अनशन, यानी कि हमारी डिमांड्स जो है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अन्न और जल जो है वो त्याग देंगे। यानी कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल जो है वो भूख से हम मर क्यों ना जाएं, लेकिन फिर भी जो है ये हंगर स्ट्राइक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दूसरा सत्याग्रह था, दूसरा मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह दैट वाज कंडक्टेड बाय Mahatma Gandhi, and first movement that was conducted by Mahatma Gandhi in which
ही इम्प्लीमेंटेड द मेथोडोलॉजी ऑफ हंगर स्ट्राइक। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिए ये जो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर का स्ट्राइक हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या था? पिछले स्लाइड में तो चंपारण सत्याग्रह में हमने समझा कि क्या भाई, तो तिनकठिया सिस्टम था, ठीक है, यानी कि जितना लैंड एरिया है आपके पास तो उसका 3/20 जो है कि आपको क्या करना है, वो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम यानी कि यूरोपियन के द्वारा जो कहा जाए आपको वही लगाना है। तो वहाँ पे उस बात को लेके विरोध था। यहाँ पे किस बात को लेके विरोध था? तो देखिए महामारी, ठीक है, महामारी जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही जो है हम लोग कोरोना वायरस महामारी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। महामारी जो है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लाखों लोग जो है कि बहुत सारे महामारी में मारे भी गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर में कॉटन मिल में काम करने वाले जितने भी वर्कर थे, ठीक है, उनका मानना था कि प्लाग एपिडेमिक के कारण, ठीक है, प्लाग एपिडेमिक के कारण क्या हो गया है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हमारे देश के अंदर वो काफ़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, और हर चीज़, हर जगह, हर सामान का जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आप इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन अगर बहुत कम होगा तो वहाँ पर एक इकोनॉमिक सिचुएशन अराइज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति की जो दर है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा अगर प्रोडक्शन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। तो ठीक उसी तरह से प्लाग एपिडेमिक के कारण, ठीक है, प्लाग एपिडेमिक के कारण यानी कि प्लाग महामारी के कारण दोस्तों हर एक सामान की जो कीमत थी, यानी कि डेली कंजम्पशन को लेकर जो आम आदमी सामान खरीदता था मार्केट से, उसकी कीमतें जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो जो अहमदाबाद कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे दोस्तों, उनका मानना था कि देखिए इस इन्फ्लेशन को लेकर के हम अपना घर सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक दिक्कतें जो है कि आ रही हैं। तो हमारी गुजारिश है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है, कि हमारे सैलरी को 35% हाइक कर दिया जाए, यानी कि हमारे वेतन को 35% से जो है कि बढ़ा दिया जाए दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है और यही सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स को क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो स्ट्राइक करना पड़ता है। यहाँ पर गांधी जी फिर से आते हैं उनके सपोर्ट में। और एक और नाम याद रखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मूवमेंट वॉज अकम्पेन्ड बाय अनुसुईया बेन साराभाई। इनका भी नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे पिछले में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ गांधी जी अकेले चंपारण नहीं पहुंचे थे, तो उसी तरह से अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर स्ट्राइक में सिर्फ अकेला योगदान गांधी जी का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा योगदान दोस्तों इनका भी था, अनुसुईया बेन साराभाई का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ए फॉर अहमदाबाद, ए फॉर अनुसुईया, एकदम याद रखिएगा। अगर याद नहीं भी होगा तो आपको ऑप्शन में दिखेगा, आप ज़रूर मार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस पूरे स्ट्राइक का जो कंसिक्वेंस यानी कि क्या फल निकला, यानी कि क्या मतलब रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट सिंपल सा था कि यहाँ पर गांधी जी फिर से जो है सक्सीड कर जाते हैं, सफल होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड के ऊपर, आराम से समझिएगा, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ पूरे सेशन में, कि ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहला क्या हुआ था, तो सबसे पहला हुआ था, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आप लोगों को, सबसे पहला हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद फिर क्या हुआ था, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर स्ट्राइक। और फिर लास्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गांधी जी के लगातार 3 मूवमेंट्स में लास्टली हम लोग पढ़ रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कि खेड़ा जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कहाँ पर था, तो जो कहाँ पर था नहीं बल्कि अभी भी है, ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। और 1918 में क्या होता है दोस्तों कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है, क्रॉप फेलियर यानी कि क्रॉप जो है वो होता ही नहीं है, उगता ही नहीं है, या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफ के कारण जो है क्रॉप का फेलियर हो जाता है। बारिश कम हो सकती है या फ्लड आ गया होगा, जो भी हुआ होगा, ठीक है, क्रॉप फेलियर। तो अब जब क्रॉप उग ही नहीं रहा है, क्रॉप का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, क्रॉप हम मार्केट में बेच ही नहीं पाएंगे एज अ फार्मर, तो हम पैसा लाएंगे कहाँ से? और अगर हम पैसा ला ही नहीं पाते हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देंगे कहाँ से?
ठीक है। बट गवर्नमेंट जो है वो अपने डिमांड पर जो है वो कंप्लीटली अड़ी हुई है कि भाई तुम्हारा क्रॉप फेलियर हो या कुछ भी हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमको तो क्या चाहिए, तो हमको तो रिवेन्यू चाहिए, ठीक है, तुम जहाँ से लाओ तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनका एक विरोध प्रदर्शन होता है, उनका मानना होता है कि नहीं, ये सरकार जो है ये हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, ये हमारे दुख दर्द को नहीं समझ रही है। तो यहाँ पर फिर से गांधी जी, ठीक है, गांधी जी जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जितने भी किसान हैं उनके साथ आते हैं और गांधी जी के साथ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जो पार्टिसिपेशन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी था। और यहाँ पर गांधी जी के द्वारा बोला गया कि सरकार जब तक डिमांड्स को, अपने डिमांड्स को, ये रेवेन्यू वाला जो डिमांड है इसे जब तक जो है कि सरकार वापस नहीं लेती है और इन लोगों के डिमांड्स को जब तक सरकार सुन नहीं लेती है तब तक जो है ये मूवमेंट जारी रहेगा, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। तो होता क्या है दोस्तों कि जून 1918 में, ठीक है, जून 1918 में क्या होता है कि गवर्नमेंट को इन सारे डिमांड्स को मानना पड़ता है, ठीक है, और फिर से गांधी जी यहाँ पर सक्सीड करते हैं। तो देखिए गांधी जी 1915 में आते हैं, ठीक है, 1915 में आते हैं, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह होता है उनके द्वारा, सबसे पहला मूवमेंट, ठीक है, क्या होता है, चंपारण, सेकंड क्या होता है, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर, थर्ड क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए दोस्तों हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और आज के वीडियो का ये आखिरी स्लाइड होगा। रॉलेट एक्ट को जरा आप लोग समझ लें, ठीक है, रॉलेट एक्ट। लेकिन 1919 में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में, जैसे कि मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, और हंटर कमीशन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जो 1919 का कुछ पार्ट है जो बच गया है वो कल मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं रॉलेट एक्ट को आज, ठीक है, उसके बाद आज का सेशन यहीं पर एंड होगा, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे और सारी बातों को। देखिए रॉलेट एक्ट, तो अब देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये पास किया जाता है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, ये पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा मार्च 1919 में। अब सवाल है कि भाई ये रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है, रॉलेट एक्ट को बोला जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक एक्ट, ठीक है, ब्लैक एक्ट यानी कि काला कानून। और इस पूरे एक्ट को बोला जाता है बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। बिना वकील और बिना दलील, ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि देखिए इस रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था, जो मार्च 1919 में पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था? तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा मकसद यहाँ पर यह था कि भारत में बढ़ते हुए जो सत्याग्रह मूवमेंट्स थे, बढ़ते हुए जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे, उन सारे सत्याग्रह और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए भारत में ऐसा कानून चाहिए था, ठीक है, जिसका कोई तोड़ ना हो। एंड दैट कानून, ठीक है, वो जो कानून था, वो जो एक्ट था, वो था रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे, यानी कि प्रोविजंस क्या क्या थे? सिंपल सी बात आप समझिए दोस्तों कि इस पूरे एक्ट में प्रावधान ये था कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन को किसी भी इंसान के ऊपर, ठीक है, किसी भी इंसान के ऊपर अगर ये शक होता है, सिर्फ शक मात्र होता है, ठीक है, कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, या किसी सत्याग्रह आंदोलन या किसी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के साथ इसका गठजोड़ है, इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो सिर्फ शक के बिना पर जो है पुलिस या जो भी लोकल अथॉरिटी है वो उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं कर सकती है बल्कि 2 साल तक, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, पुलिस रिमांड में रख सकती है, ठीक है, पुलिस रिमांड में रख सकती है। अगर आप पुलिस के इस बर्ताव से, ठीक है, आपको अगर पुलिस का बर्ताव सही नहीं लगता है कि भाई मेरा तो कोई दोष नहीं था,
फिर मुझे पुलिस ने जो है कि 2 साल तक रिमांड पर क्यों रखा, मैं पुलिस के खिलाफ केस करना चाहता हूँ या मैं लीगली जो है कि मैं जस्टिस चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ, तो ठीक है, आप न्याय चाहिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको न्याय लेने या न्याय छीनने का जो मौका है वो 2 साल के बाद मिलने वाला है, यानी कि 2 साल तक आप पुलिस रिमांड से बाहर नहीं निकल सकते। अब सवाल ये है कि 2 साल तक आप पुलिस रिमांड के अंदर, ठीक है, पुलिस रिमांड में अगर आप रहते हैं तो आप जिंदा बचिएगा, तब तो आप जस्टिस खोजिएगा, ठीक है। यहाँ तो जिंदा बचने वाली भी बात नहीं है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है, बेसिकली रॉलेट एक्ट का मकसद ही ये था कि जितने भी सत्याग्रही थे, ठीक है, उनको मेंटली क्रश करना, यानी कि उनके अंदर एक डर उत्पन्न कर देना, ठीक है, कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ अगर उठाते हैं तो हमारे आवाज़ को कुचल दिया जाएगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या होता है, तो रॉलेट एक्ट तो पास हो गया, ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत के ऊपर लागू भी हो गया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जो है कि हो रहा था इस रॉलेट एक्ट को लेकर के। फिर गांधी जी यहाँ पर आते हैं और गांधी जी का कहना है, सिर्फ गांधी जी का ही नहीं बल्कि आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी यहाँ पर कहना है कि पूरे देश में क्या होगा कि हड़ताल होगा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, नेशन वाइड हड़ताल होगा, ताकि ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ जाए कि अगर वो किसी भी तरह के इलीगल एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं भारत के ऊपर, तो उन्हें भी जवाब ज़रूर मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देखिए, ये अनाउंस किया जाता है आईएनसी के द्वारा भी कि 6 अप्रैल 1919 से क्या होगा, तो 6 अप्रैल 1919 से ऑल ओवर इंडिया नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, नेशन वाइड हड़ताल होगा। और इसी हड़ताल में दोस्तों क्या होता है कि अमृतसर में 2 बड़े फेमस लीडर होते हैं कांग्रेस के। एक का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम होता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लीडर्स को जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो ब्रिटिश की पुलिस होती है, वो गलत ढंग से, इलीगल तरीके से, अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट, इनको दिन दहाड़े गिरफ्तार करके ले जाती है। और ये गिरफ्तारी जो है, ये गिरफ्तारी बहुत बड़ा रीज़न होती है आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर जलियांवाला बाग कांड को लेकर के, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और, मैंने क्या कहा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी होती है अमृतसर से दिन दहाड़े, जिसके कारण लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, लोग विरोध करते हैं उसी जलियांवाला बाग में। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश के बाद वहाँ पर ओपन फायरिंग करवा दी जाती है लोगों के ऊपर और जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ राहुल आनंद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।